गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की यूनिट सेकेंड संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के बारे में हम जान रहे थे। उससे पहले हमने कम्युनिकेशन के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, कम्युनिकेशन के जन संप्रेषण के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के कक्षा अधिगम पर संप्रेषण का प्रभाव के बारे में जानेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। इसके कक्षा अधिगम पर संप्रेषण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और क्लासरूम टीचिंग क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षा एवं संप्रेषण तकनीकी के संचार माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम साधन है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया था तथा समस्त प्रकार की औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। इस तथ्य का महत्व आज के उग्र शिक्षा के युग में एकाएक ही बढ़ गया है। आज शिक्षा के संचार माध्यमों का प्रयोग कक्षाओं में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। यही अनुशंसा सन 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि अन्य देशों के विद्यालयों की भांति हमारे देश के विद्यालयों में भी कुछ नवीन विधियों जैसे फिल्म पट्टिकाएँ, प्रोजेक्टर, रेडियो तथा एपिडायस्कोप आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा में जनसंचार माध्यम के प्रयोग के विस्तार के साथ अनुशंसा सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने अपने 3 लंबे अनुभागों यानी कि 9.23 से 9.25 में की है। आयोग का कहना है कि हमारे देश के अधिकांश विद्यालयों, प्रमुखतया प्राथमिक विद्यालयों में किसी भी प्रकार के आधारभूत शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। आयोग अनुशंसा करता है कि फिल्म, रेडियो एवं टेप रिकॉर्डर आदि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना चाहिए। रेडियो पाठों का विद्यालय पाठ्यक्रम में विधिवत एकीकरण एवं समन्वय भी किया जाना चाहिए। आजकल देश में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बालकों के शैक्षिक व्यवहार में परिमार्जन एवं वांछनीय परिवर्तन लाए जाते हैं। हार्डवेयर उपागमों के अंतर्गत दूरदर्शन, टीवी, वीसीआर, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि वैज्ञानिक एवं प्रक्षेपी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अनुदेशन की इस व्यवस्था को कंप्यूटर के प्रयोगों द्वारा पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर दिया गया है। कंप्यूटर राज्य स्तर के मॉडल इंस्टीट्यूशंस तथा नवोदय विद्यालय पब्लिक विद्यालयों को कक्षाओं में छा गए हैं। यद्यपि ये साधन अत्यधिक महंगे, वैज्ञानिक रूप से क्लिष्ट तथा उपयोग के लिए कठिन कौशलों की अपेक्षा करते हैं, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अंतर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण में हार्डवेयर अनुदानों आदि की व्यवस्था कर इन्हें बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा मुख्यतः उपयोगितावाद, भौतिकवाद तथा प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए प्राप्त की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्राप्ति मात्र पारंपरिक माध्यमों से ही पूर्ण नहीं हो पाती, अभी तो इसके लिए हमें विभिन्न आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियों की आवश्यकता होती है। इसी तकनीकी में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक महत्वपूर्ण शैक्षिक माध्यम है। इस तकनीकी की सहायता से दूरस्थ शिक्षा ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त संचार प्रौद्योगिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम सूचना राजपथ के रूप में इंटरनेट है। वर्तमान समय में इसका उपयोग करके विद्यार्थी तथा शिक्षक शीघ्र ही सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सभी शिक्षा संस्थाओं की आधारभूत आवश्यकता बन गई है। इसी के माध्यम से लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं प्रवेश की सूचना, पाठ्यक्रम की सूचना, विभिन्न विज्ञप्ति तथा परिणाम की घोषणा इंटरनेट के माध्यम से करती है। विद्यार्थी शीघ्र ही इंटरनेट की सहायता से सभी आवश्यक सूचनाओं को यथाशीघ्र प्राप्त कर लेता है।
भारत का शीर्ष दूरस्थ शिक्षा संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अपने सभी मुख्य पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सभी उन्नत संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण की अनेक उन्नत तकनीकों का उपयोग हो रहा है। ऐसे कुछ तकनीकों के बारे में हम बताएंगे जो कि निम्नलिखित है। विभिन्न उपग्रह शैक्षिक कार्यक्रमों अथवा पाठ्यक्रमों का प्रसारण। सेकंड है कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान। थर्ड है वीडियो डिस्क, विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रसारण तथा प्रदर्शन में सहायक। फोर है वीडियो टेक्स्ट, सूचनाओं का आदान प्रदान। फिफ्थ है टेलीटेक्स्ट, सूचना तथा प्रसारण में उपयोगी तकनीकी। सिक्स है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी। सेवन है दूरदर्शन, विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों के प्रसारण में सहायक। और एट है रेडियो, विभिन्न शैक्षिक तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के प्रसारण में सहायक। संचार की उपरोक्त सभी प्रौद्योगिकी निश्चय ही आधुनिक शिक्षा की रीढ़ यानी कि बैकबोन बन चुकी है। इन तकनीकों के अभाव में ही आधुनिक तथा प्रतिस्पर्धा शिक्षा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना ही व्यर्थ है। अतः इसे स्पष्ट है कि हमें आधुनिक तथा प्रतियोगी शिक्षा की प्राप्ति करनी है तो सूचना एवं संप्रेषण की उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग अवश्य ही करना होगा। प्राचीन काल से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपादन में निम्न प्राथमिक स्तर से ही विभिन्न संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग किया जाता रहा है। इन माध्यमों के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि संप्रेषण उपकरणों के प्रयोग के बिना छात्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं की जा सकती। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता एवं रुचिपूर्णता के लिए आवश्यक है कि छात्रों को संप्रेषण उपकरणों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। संप्रेषण उपकरणों का कक्षा प्रक्रिया में तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल रूप में संपन्न नहीं किया जा सकता। संप्रेषण उपकरणों की वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में पूर्ण आवश्यकता है। अतः संप्रेषण उपकरणों की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। संप्रेषण उपकरणों से छात्रों को सरल रूप से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है जिससे उनको अधिगम करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। संप्रेषण उपकरणों के द्वारा विकलांग बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है क्योंकि वर्तमान अनुसंधानों में इस प्रकार के बालकों के लिए भी सामग्री का निर्माण किया जा चुका है। संप्रेषण उपकरणों से बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि बनी रहती है क्योंकि ये सभी बालकों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। संप्रेषण उपकरणों का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि उसमें बालकों का मनोरंजन भी होता है तथा मनोरंजन के साथ साथ बालक स्वाभाविक रूप से अधिगम करना सीख जाते हैं। संप्रेषण उपकरणों का संबंध बालकों के सामान्य जीवन से होता है जिससे बालक उन माध्यमों के द्वारा प्राप्त शिक्षण को आत्मसात करने में सरलता का अनुभव करते हैं। संप्रेषण उपकरणों के प्रयोग से ही छात्रों को अक्षर ज्ञान, आकृति ज्ञान एवं रंगों का ज्ञान सरलता से कराया जा सकता है। संप्रेषण उपकरणों को अनेक अनुसंधानों द्वारा तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसीलिए इन संप्रेषण उपकरणों से अप्रत्यक्ष रूप से विद्वानों के अनुभव एवं विचारों का लाभ छात्रों को प्राप्त होता है। संप्रेषण उपकरणों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सरल एवं बोधगम्य विधि से अधिगम कराना है। इसीलिए इनके प्रयोग से छात्रों की योग्यता एवं स्तर को ध्यान में रखा जाता है। संप्रेषण उपकरणों के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण वातावरण में संपन्न होती है। कक्षा की ये माध्यम नीरस वातावरण को दूर करते हैं। संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग सामान्य, विशिष्ट एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए समान रूप से उपयोगी है क्योंकि ये माध्यम प्रत्येक बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से संप्रेषण उपकरणों की भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शैक्षिक तकनीकी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपकरण एवं संचार साधनों के द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। सामान्य रूप से संप्रेषण उपकरणों में कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविज़न, सीडी, वीडियो, टैप रिकॉर्डर तथा शिक्षण अधिगम सामग्री को स्थान प्राप्त किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ भी ज्ञान के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस तरीके से कक्षा में संप्रेषण उपकरणों के प्रयोग से प्रभावी शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया के विकास को हम अग्रलिखित रूप से स्पष्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर की भूमिका। रोल ऑफ कंप्यूटर कि वर्तमान समय में संप्रेषण उपकरणों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर के द्वारा छात्रों में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों के माध्यम से चित्र निर्माण तथा पेंटिंग आदि के सृजन योग्यता का विकास होता है। कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से भी छात्रों में तर्क एवं सृजन शक्ति का विकास होता है। तो इसी कारण से छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अतः कंप्यूटर वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है इंटरनेट की भूमिका, रोल ऑफ इंटरनेट। वर्तमान समय में इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। इसके माध्यम से छात्र अनेक प्रकार के चित्र एवं आकृतियों को प्राप्त करते हैं तथा उनके आधार पर ही वह स्वयं उनको निर्मित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है तथा वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से ही वैश्विक स्तर की सभी आवश्यक सूचनाएं छात्रों को प्राप्त होती है। अब आपके सामने मैंने कंप्यूटर की इमेज बता रखी है कि कंप्यूटर किस तरीके का होता है और क्लासरूम यानी कि कक्ष में अधिगम के लिए किस तरीके का कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने कंप्यूटर की इमेज है। फिर है इंटरनेट की इमेज। इस इंटरनेट के माध्यम से ही कि छात्र अनेक प्रकार के चित्र और आकृतियों को प्राप्त करते हैं तथा उनके आधार पर वह स्वयं उनको निर्मित करने का भी प्रयास करते हैं कि उन्हें कौन सा डायग्राम चाहिए, उन्हें किस आकार का चाहिए। तो इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से वह उस अपनी इमेज में घटत बढ़त कर सकते हैं, अपनी इमेज में बदलाव ला सकते हैं। इस तरीके से अब हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर की भूमिका यानी कि रोल ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी महत्वपूर्ण संप्रेषण उपकरण माना जाता है कक्षा अधिगम में। इसके माध्यम से शिक्षक द्वारा प्रस्तुत गतिविधियां स्क्रीन पर दृष्टिगोचर होती है। इससे छात्रों को सभी प्रस्तुत सामग्री स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इससे छात्र शिक्षक द्वारा प्रस्तुत चित्रों, आंकड़ों एवं अक्षर ज्ञान संबंधी क्रियाओं को सरलता से सीख सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार छात्रों में ज्ञान के सृजन की क्षमता का विकास होता है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्लाइड प्रोजेक्टर की भूमिका यानी कि रोल ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। यह भी कक्षा अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से तैयार सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छात्र पूर्ण रुचि लेते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2 स्लाइड तैयार की जाती है तथा एक स्लाइड के समाप्त होने पर दूसरी स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। इसे आवश्यकता के अनुसार पुनः देखा भी जा सकता है। इससे छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको पुनः देखकर नवीन तथ्यों का सृजन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर नवीन पेंटिंग बनाना, चित्रों का निर्माण करना तथा प्रस्तुतिकरण की योग्यता आदि। इससे भी छात्रों में सृजनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी का विकास होता है। अब आपके सामने मैंने ओवरहेड प्रोजेक्टर की इमेज दिखाई है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर किस तरीके का होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर स्लाइड रखी जाती है या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी शीट रखी जाती है जिससे दीवार पर फोटो चित्र आता है। अब आपके सामने स्लाइड प्रोजेक्टर की इमेज है। इसमें स्लाइड दीवार पर आती है, स्लाइड चलाई जाती है तो वो दीवार पर स्क्रीन पर आती है जिससे सारा जो भी आपका कंटेंट होता है वो दीवार पर स्पष्ट और क्लियर दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है फिल्म स्ट्रिप की भूमिका, रोल ऑफ फिल्म स्ट्रिप। इसमें छात्रों को वर्णाक्षर सिखाने से लेकर अन्य प्रायोगिक क्षेत्रों तक की फिल्में उपलब्ध होती है। इनके प्रदर्शन के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है। इस पर छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करने में शिक्षकों को सरलता का अनुभव होता है। छात्र इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोगों तथा तथ्यों को सीखकर अपनी सृजनात्मक शक्ति का विकास करते हैं। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फिल्म स्ट्रिप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हमारा नेक्स्ट है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की भूमिका, रोल ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का स्वरूप श्रव्य एवं दृश्य दोनों ही रूपों में संभव होता है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग
उपयोगी मानी जाती है। इसके द्वारा छात्रों को आने वाली विषयगत कठिनाइयों को विशेषज्ञों एवं शिक्षकों द्वारा दूर किया जाता है। विशेषज्ञ छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक कठिनाई को दूर कर सकते हैं। इससे छात्रों को ज्ञान के सृजन में तथा सृजनात्मकता के विकास में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो कक्षा कक्षीय अधिगम में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके थ्रू इस माध्यम के द्वारा छात्रों में कोई भी कठिनाई होती है तो वो अपने एक्सपर्ट से, टीचर से वो समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके सामने मैंने फिल्म स्ट्रिप की इमेज बताई है कि फिल्म स्ट्रिप किस तरीके की होती है। इसमें इसको चलाने के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है। अब आपके सामने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की इमेज है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किस तरीके से होती है। क्या आपने टीवी पर भी देखा होगा कि जब कोई राजनीतिक वार्ता हो रही होती है तो उस समय किस तरीके की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। तो उसी तरीके से आज के वर्तमान समय में जब कोविड-19 चल रहा है तो उसमें भी आज सभी बच्चों को ऑनलाइन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो क्लासें चलाई जाती है उसमें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको दूर किया जा सकता है और उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके उन्हें उनकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7 पॉइंट चार्ट एवं चित्रों की भूमिका यानी कि रोल ऑफ चार्ट एंड मैप्स। चार्ट एवं मानचित्र शैक्षिक तकनीकी के कठोर कोमल उपागम के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग भी छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। मानचित्र में छात्र विभिन्न प्रकार के तथ्यों को देखते हैं तथा उन पर विचार करते हैं तो उनकी तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास संभव होता है। जिस तरीके से आपको सामने चार्ट और मैप की इमेज दिख रही है तो उससे कि उनको देखकर जो छात्र होते हैं वो अच्छे से मैप बना सकते हैं, मैप के बारे में जान सकते हैं, चार्ट पर किस तरीके के मैप बनाते हैं, ये सभी कुछ जानकारी इस तरीके से इन इमेज से ध्यान में रखते हुए अपने ज्ञान का वो विकास कर सकते हैं। और तर्क और चिंतन शक्ति के विकास भी इसमें संभव होता है क्योंकि वो सोचने पर ही मजबूर हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया है, कौन सी कंट्री कहाँ है, किस तरीके से किस माप के आधार पर चार्ट और मैप बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है 8 पॉइंट है प्रतिरूपों की भूमिका यानी कि रोल ऑफ मॉडल्स। विभिन्न प्रकार के मॉडलों से भी छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षक द्वारा प्रस्तुत मॉडल से एक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण प्रभावी रूप में संभव होता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। छात्र मॉडल से आकर्षित होकर विभिन्न विषयों पर मॉडल तैयार करने के लिए उत्साहित होते हैं। इस प्रकार मॉडलों की भी ज्ञान के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शैक्षिक तकनीकी के कोमल उपागमों में सम्मिलित किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि साइंस से रिलेटेड जो छात्र स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने साइंस का जो कंटेंट होता है उसके इतने अच्छे इमेजेस, इतने अच्छे मॉडल बनाते हैं तो वो नेट पर देख कर अपने मॉडल जिस तरीके के मॉडल होते हैं वैसी तैयारी करके हूबहू वैसे ही मॉडल तैयार करने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इससे उनके ज्ञान के सृजन में भी डेवलपमेंट होता है और इस तरीके से उनका तर्क और चिंतन शक्ति भी बढ़ती है। फिर हमारा नेक्स्ट 9th पॉइंट है टेलीविज़न की भूमिका, रोल ऑफ टेलीविज़न। कि दूरदर्शन की भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूरदर्शन पर देश के अनेक विद्वानों के विचारों को देखा एवं सुना जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से भी दूरदर्शन की अहम भूमिका है। दूरदर्शन पर अनेक शैक्षिक गतिविधियों के प्रदर्शनियों को देखकर छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है तथा छात्र सफलतापूर्वक प्रायोगिक क्रियाओं को संपन्न करने में लगे रहते हैं। यानी कि दूरदर्शन पर अनेक एग्जीबिशन को देखकर जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है शैक्षिक गतिविधियों की जो की प्रदर्शनी, इससे स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी नज़र आती है, वो भी वैसा कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और इस तरीके से प्रैक्टिकल कार्य करने से वो उनके ज्ञान का भी विकास होता है, उनमें एजुकेशन के प्रति रुचि डेवलप होने लगती है। अब आपके सामने ये टेलीविज़न की इमेज बताई गई है कि टेलीविज़न
पहले समय के प्राचीन काल में किस तरीके का टेलीविज़न था, आज के वर्तमान युग में किस तरीके के टेलीविज़न चलते हैं। पहले ये ओल्ड टेलीविज़न था और अभी सैमसंग इस तरह की एलईडी एलसीडी इस तरह की वर्तमान में सैमसंग इनके एलईडी और एलईडी एलसीडी प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से प्राचीन काल से वर्तमान काल में बहुत चेंज होता जा रहा है। अब आपके सामने नेक्स्ट 10th पॉइंट है वीडियो यंत्र के माध्यम से सीडी का प्रयोग करके टेलीविज़न की स्क्रीन पर सीडी के अंदर समाहित सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है। यह एक उपयोगी संप्रेषण उपकरण है। इसके माध्यम से विश्व के किसी भी शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को एवं उसकी गतिविधियों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उस ज्ञान के प्रति चिंतन करते हैं, जिससे उनमें तर्क शक्ति का विकास संभव होता है। अब आपके सामने ये रिलेटेड जो इमेज है वो वीडियो से संबंधित है, यानी कि क्लासरूम में वीडियो चलाई गई है और बच्चों को किस तरीके से उस वीडियो के थ्रू बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है और कंटेंट का विस्तार किया जा रहा है। ये इस तरह क्लासरूम अप्रोचेज़ में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कार्य हो रहा है वीडियो से संबंधित वो आपके सामने दिखाया जा रहा है। इससे छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान के प्रति चिंतन करता है, जिससे उनमें तर्क शक्ति का विकास संभव होता है। अब यह कि इन सभी से ये स्पष्ट होता है कि संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण संभव होता है और इन सूचनाओं के आधार पर इन नवीन संकल्पनाओं का निर्माण होता है। इन नवीन संकल्पनाओं के विकास को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो प्राचीन काल में व्याख्यान विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, जिसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान होता था। वर्तमान समय में बाल केंद्रित विधियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के संप्रेषण उपकरणों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य बालकों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। इसके परिणाम स्वरूप बालकों का अधिगम स्तर उच्च होता है तथा उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के सृजन में संप्रेषण उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये संप्रेषण उपकरण कक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।